Hi everyone, my name is Chandan and I welcome you all to this platform of Utilitarian IAS Indian Politics 2000 MCQs की सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले हम लोग 31 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। हर एक टेस्ट में हम लोग अराउंड 20 MCQs उठाते हैं, जिसका अप एंड डाउन, अप एंड रोल, राइट, और एवरी साइड से एनालिसिस करते हैं। एंड इन दैट सीरीज दिस इज गोइंग टू बी टेस्ट नंबर 32, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ स्टैंडर्ड टेम्पलेट दैट वी आर यूजिंग अक्रॉस द वीडियो, जिससे कि आप लोग इवेलुएट कर सकते हो कि इफेक्टिवली आप लोग कितना स्कोर कर रहे हो, और बेस्ड ऑन योर स्कोर यू कैन एनालाइज कि हाँ आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नाउ हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इंस्ट्रक्टिंग वर्ड इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द लोक अदालत। सब लोक अदालत आप लोग जानते होंगे, है ना, उसके फीचर्स वगैरह, कैसे कॉन्स्टिट्यूट होता है, किस एक्ट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूट, ऑल दीज थिंग्स सुप्रीम कोर्ट करती है, पार्लियामेंट करती है, कोई एक्ट है, कैसे होता है, ऑल दीज थिंग्स आई होप यू वुड बी अवेयर। देयर इज नो कोर्ट, नॉट करेक्ट, चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक स्टेटमेंट इसमें से नॉट करेक्ट। देयर इज नो कोर्ट फी पेएबल, सो ये करेक्ट है। इन लोक अदालत सोशल वर्कर्स कैन एक्ट एज अ मेडिएटर और रिकॉन्सिलिएटर, ये भी करेक्ट है। मेंबर्स ऑफ लोक अदालत हैव रोल ऑफ स्टैट्यूटरी कॉन्सिलेटर्स ओनली एंड do not have any judicial role, ये भी करेक्ट है। The jurisdiction of permanent लोक अदालत is up to only 1 लाख रुपये, सो ये 1 लाख रुपये ये वाला गलत है, राइट, एंड इसलिए बिकॉज दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। ये 10 लाख तक का लिमिट है ना, परमानेंट लोक अदालत जो है 10 लाख तक के जो फाइनेंशियल केसेस, सिविल केसेस हैं वो देख सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग, चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, और विच ऑफ द फॉलोइंग एवब डायरेक्टिव प्रिंसिपल कैन बी क्लासिफाइड इनटू गांधीयन प्रिंसिपल। जो पहले भी हम लोग पहले कर चुके हैं, यू हैव डीपीएसपी दैट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, गांधीयन, लिबरल एंड सोशलिस्ट, है ना। तो लिबरल और सोशलिस्ट वाला कर, इसमें गांधीयन, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन, सो ये आपका गांधीयन है। प्रोविजन ऑफ जस्ट एंड ह्यूमन, ये आपका गांधीयन नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, अगेन ये भी गांधीयन नहीं है। प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये आपका गांधीयन है। 1 and 4 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर एंड हेंस सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज अ परमानेंट एग्जीक्यूटिव इनटू द इंडिया, ठीक है। अब दो टाइप के एग्जीक्यूटिव जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप सभी को पता होगा, देयर आर 2 काइंड ऑफ एग्जीक्यूटिव दैट वी डू हैव। वन इज योर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एंड अनदर इज योर ब्यूरोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव, ब्यूरोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव। अब ये जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है ना, इसको हम लोग बोलते हैं नॉट परमानेंट, राइट, ये आते जाते रहते हैं, 5 साल के लिए कोई और रहता है, 5 साल के, बट ये वाले जो ब्यूरोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव है उनको परमानेंट एग्जीक्यूटिव, वंस दे हैव बीन अपॉइंटेड इट इज देयर करियर, ठीक है, सो कंटिन्यूअसली। तो अब आप लोगों को पता, तो अटॉर्नी जनरल क्या परमानेंट एग्जीक्यूटिव है? नहीं, अटॉर्नी जनरल इज नॉट अ परमानेंट एग्जीक्यूटिव। जैसे ही आपका गवर्नमेंट चेंज होती है, अटॉर्नी जनरल कुड बी चेंज। फाइनेंस सेक्रेटरी क्या परमानेंट एग्जीक्यूटिव है? यस, फाइनेंस सेक्रेटरी कैन बी कॉल्ड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। द प्राइम मिनिस्टर, ऑल्दो ही इज अ एग्जीक्यूटिव, पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, बट इज ही परमानेंट एग्जीक्यूटिव? नहीं, नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव। सो 2 only is going to be the right answer. The term cooperative can be found in which of the following part or parts of the constitution? पार्ट 3 में आर्टिकल 19, पार्ट 4 में भी कोऑपरेटिव है, दैट इज डीपीएसपी, एंड पार्ट 9B रादर ऐड ही किया गया था कोऑपरेटिव्स के लिए। सो 1, 2, 3 इन ऑल द पार्ट्स एबव मेंशन्ड डज हैव कोऑपरेटिव एज अ वर्ड। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू जुरिस्डिक्शन पावर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। ही पजेस ओरिजिनल एंड अपेलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ बोथ सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केस, वो करेक्ट है। ही हैज द पावर टू इम्पोज एनी सेंटेंस इंक्लूडिंग लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फांसी भी दे सकते हैं, तो करेक्ट हमें बताना है। सो बोथ द स्टेटमेंट हैपेंस टू बी करेक्ट। कंसीडर द फॉलोइंग, यहाँ कुछ एक्ट्स दिए गए हैं, कुछ काउंसिल एक्ट एंड चार्टर एक्ट, और उससे रिलेटेड प्रोविजन दिए गए हैं, हमें करेक्टली मैच्ड बताना है। सो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, एन एलिमेंट ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन वाज, नहीं, एन एलिमेंट ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इंडिया नॉट बाय इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 बट बाय 1892। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज गिवन पावर टू डिस्कस द बजट, सो ये आपका करेक्ट है। चार्टर एक्ट 1853 इंट्रोड्यूस ओपन सिस्टम ऑफ कंपटीशन फॉर द रिक्रूटमेंट, सो ये भी आपका करेक्ट है। 2 and 3 शुड बी द राइट आंसर एंड हेंस एज पर मी बी इज द राइट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1947। इट डिक्लेयर्ड इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट सोवरन सोशलिस्ट रिपब्लिक कंट्री, सो ये सोशलिस्ट वाला वर्ड आपका
ना तो ओरिजिनल प्रीएम्बल में था और ना ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में। सो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है, हमें करेक्ट बताना है। इट गारंटीड ऑल द पीपल ऑफ इंडिया इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। एग्जैक्टली जो आज के प्रीएम्बल में है ये था ऑब्जेक्टिव। इट प्रोवाइडेड एडवोकेट सेफगार्ड फॉर द माइनॉरिटी डिप्रेस्ड एंड, तो ये भी था। सो 2 and 3 is going to be the right answer. B is the right answer. Consider the following statement with regards to constitution of collegium system. It was introduced in the second judge's case. Yes, that's correct. The third judge's case expanded it to a 5-member body including chief. So ये भी आपका करेक्ट है. It has an official secretariat which prescribes selection. So official secretariat नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से ही 5 जजेस की बेंच जब भी अपॉइंटमेंट वगैरह के बारे में डिसीजन लेना होता है या हाई कोर्ट के जज के ट्रांसफर के बारे में डिसीजन लेना होता है, ये जनरली सुप्रीम कोर्ट में एक चैम्बर में बैठते हैं। ऐसा कोई एज सच ऑफिशियल सेक्रेटरीट नहीं है। सो 1 and 2 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, हमें करेक्ट बताना है। सो सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें करेक्ट स्टेटमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फिक्स्ड टेन्योर ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये बिल्कुल करेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बताया वंस अ जज हैज बीन अपॉइंटेड ऑन द सुप्रीम कोर्ट हाउ लॉन्ग ही और शी इज गोइंग टू सर्व, 5 साल 10 साल 15 साल, तो ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स नहीं किया हुआ। तो आपका ये सही है। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द एज ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी डिटरमिन्ड बाय द प्रेसिडेंट, ये आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। दिस शैल बी डिटरमिन्ड द एनी क्वेश्चन ऑन द एज ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी डिटरमिन्ड बाय एनी अथॉरिटी दैट विल बी डिटरमिन्ड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट लेटर ऑन प्रेसिडेंट को अपॉइंट कर सकते बट दैट विल बी डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट। सो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो। ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जुडिशरी इटसेल्फ। अब ये भी गलत है। हाउ अ जज सुप्रीम कोर्ट जज इज रिमूव्ड, सो इंपीचमेंट मोशन आपका, रिमूवल मोशन आपका पार्लियामेंट करती है और प्रेसिडेंट अल्टीमेटली हटाते हैं। ठीक है, सो 2 and 3 इज इनकरेक्ट, करेक्ट ओनली 1 स्टेटमेंट है एंड हेंस ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक फीचर्स आर इनकॉर्पोरेटेड into the Constitution of India from Universal Declaration of ह्यूमन राइट, UDHR से कौन कौन से एलिमेंट्स जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस। तो फंडामेंटल राइट UHDR की देन है। फंडामेंटल ड्यूटीज एक्चुअली UHDR से नहीं, USSR से इंस्पायर्ड है। DPSP आपका UDHR से ही लिया गया है। सो 1 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर, हेंस C इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट हैज बीन गिवन। द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ हाई कोर्ट एक्सटेंड ओनली टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड नॉट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये इनकरेक्ट है। सेंट्रल लॉज के बारे में भी जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है हाई कोर्ट को है। करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना। द फ्रेज जुडिशियल रिव्यू इज मेंशन इनटू आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, जुडिशियल रिव्यू जो है इनडायरेक्टली आर्टिकल 13 में आपके मेंशन है, डायरेक्टली वो भी नहीं। तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाता है। द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 कर्टेल द जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द हाई कोर्ट। ये आपका एक करेक्ट स्टेटमेंट है एंड हेंस हमें करेक्ट बताना है, राइट। सो 3 only will be the correct statement, that is C. Consider the following statement in context of preamble of the constitution. It is not enforceable into the court of law. So ये बिल्कुल सही है। इसके किसी प्रोविजन को लेके आप कोर्ट नहीं पहुंच सकते कि यहाँ लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन ये सब ऑल्दो फंडामेंटल राइट्स में प्रोटेक्टेड है, बट स्टिल प्रीएम्बल को आप एनफोर्स नहीं करवा सकते। इसे किसके किसी प्रोविजन को जो कि डायरेक्टली एनफोर्सेबल नहीं है उनको एनफोर्स आप कोर्ट में जाके नहीं करें। इट इज द सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर एंड आल्सो प्रोहिबिशन अपॉन पावर ऑफ द लेजिस्लेचर। सो ये प्रीएम्बल के इंटरप्रिटेशन में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली बोला हुआ है कि प्रीएम्बल किसी की लेजिस्लेचर या किसी एग्जीक्यूटिव के लिए सोर्स ऑफ पावर तो नहीं है। करेक्ट बताना है। सो 1 only is going to be the correct statement. The act made a distinction between commercial and political activities of the East India Company. पहली लाइन से ही क्लियर है। इट इज गोइंग टू बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784। विच आर द फॉलोइंग कमिटी एंड कमीशन रिकमेंडेड लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट? फजल अली कमीशन, यस। JVP, नो। धार, नो। सो 1 only is going to be the right answer. Which of the following measures is or are violative of right to freedom given under part 3 of the Indian Constitution? अगर आप restrict करते हो movement of sex worker, will it be violative of right to freedom? No. Morality के grounds पे अगर sex workers का movement अगर आप restrict करते हो तो that see you would have heard this word SIPOM, ठीक है। 1902 से जिसमें restriction mentioned है 1906 तक आप ये word जो है
सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। इन ग्राउंड्स पे आपके मेनली आर्टिकल 19 में जो भी राइट्स दिए गए हैं इन ग्राउंड्स पे रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो सिमिलरली अगर मूवमेंट ऑफ द सेक्स वर्कर इज रिस्ट्रिक्टेड ऑन ग्राउंड्स ऑफ मोरालिटी, देन आप ये जो सेक्स वर्कर है दिस ही कैन नॉट साइट कि मुझे राइट टू मूवमेंट है, ठीक है, अंडर आर्टिकल 19। रेगुलेशन ऑफ एंट्री ऑफ आउटसाइडर इनटू द ट्राइबल एरियाज। अब अगर गवर्नमेंट कोई रेगुलेशन लाती है, एग्जीक्यूटिव वहाँ के जो डीएम्स वगैरह हैं वो किसी तरह का रेगुलेशन लाते हैं कि भाई आउटसाइडर जो है वो ट्राइबल एरिया में एंटर नहीं कर सकते, ठीक है, तो आप राइट टू प्रॉपर्टी या फिर राइट टू प्रॉपर्टी तो खैर है ही नहीं कि आर्टिकल 19 में ही आपका राइट टू ऑक्यूपेशन वगैरह है उसको साइट करते हैं, राइट टू मूवमेंट को ही साइट करते हो कि भाई नहीं मेरा तो राइट टू मूवमेंट है, मैं अक्रॉस द कंट्री कहीं भी जा सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है, उस एंट्री को रेगुलेट किया जाएगा और वो राइट टू फ्रीडम का वायलेशन भी नहीं होगा, ठीक है। बैन ऑन द सेटलमेंट ऑफ द हैबिचुअल, ये भी आप कर सकती है एंड दैट विल नॉट बी वायलेशन ऑफ व्हाट यू कॉल राइट गिवन अंडर राइट टू फ्रीडम, ठीक है। विच आर द, तो नन इसका आंसर इज गोइंग टू बी नन, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट एंजॉय प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22 of the constitution? So enemy alien does not provide protection under article 22, ठीक है। next article, next question, which of the following fundamental duties were recommended by Swaran Singh committee? Penalty for the punishment for the non, so yes, although it is not part currently of the fundamental duties, but Swaran Singh committees ने ये recommend किया था। duty to pay taxes ये भी recommend किया था। compulsory voting by eligible citizen in state ये recommend नहीं किया था। So 1 and 2 were recommended by Swaran Singh committee. Which of the following condition qualify a person to be appointed as judge of the high courts? He should be citizen of India, correct. He should have held judicial office in the territory of India for around 10 years. So वो भी correct है। So both the statement happens to be correct. Consider the following statement in context of preventive detention into the India. The Constitution of India clearly, correct statement बताना, the Constitution of India clearly states that under preventive detention an individual cannot be detained for more than 6 months. नहीं, not more than 6 months, an individual cannot be detained for more than 3 months, ठीक है। सो ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। द लेजिस्लेटिव पावर विद रिगार्ड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन इज वेस्टेड एक्सक्लूसिवली विद द पार्लियामेंट। सो नहीं, एक्सक्लूसिवली विद द पार्लियामेंट नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए लॉज ला सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो ये डी दोनों के दोनों इनकरेक्ट हो गए बिकॉज करेक्ट बताना था। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू वी मीन बाय व्हेन वी से फंडामेंटल राइट इज नॉट एब्सोल्यूट? दैट एसेंशियली मीन्स दैट दे आर सब्जेक्ट टू, दे कैन बी सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, आप डाल सकते हो, एब्सोल्यूट नहीं है। सो विद दिस वी आर रैपिंग अप दिस वीडियो एज वेल। मीट यू इन टू द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।